So we'll now start from there only. First of all, what is banking ऑफ रोड? I'll tell you again. बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब था कि अगर आप रोड का एक एंड दूसरे एंड के रिस्पेक्ट में एक एंड को कुछ एंगल से इंक्लाइन कर दो, तो दैट इज बेसिकली नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड. मतलब अगर आपका कोई रोड है तो ये आपका जो है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैट रोड. ठीक है, ये फ्लैट रोड है ना, ये फ्लैट है बिल्कुल, कोई कहीं से ऊपर नहीं है, कोई कहीं से नीचे नहीं है. इट्स अ फ्लैट रोड. अगर इस रोड के इस एंड को मैं ऐसे ही रहने दूं, बट दूसरे वाले एंड को अगर थोड़ा सा ऊपर एलिवेट कर दूं, यहां से ऊपर उठा दिया मैंने, ठीक है, दूसरे वाले एंड को, तो दिस इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड. ठीक है, मतलब इफ अ रोड इज मेड incline, one side of a road is made incline with respect to the another end of the road, then in that case it will be called as banking of roads. ठीक है, तो ये बैंकिंग ऑफ रोड है. तो मैं इसको डायग्राम को फिर से बना देता हूं आपके लिए कि बैंकिंग ऑफ रोड का बेसिक मतलब ये था कि आपने एक एंड को बहुत स्मॉल एंगल, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एंगल नहीं होता, ये बहुत स्मॉल एंगल होता है, बहुत स्मॉल, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द बैंकिंग ऑफ रोड वी आर टेकिंग दिस मच ऑफ एंगल, बट इन रियल प्रैक्टिस दिस एंगल इज इवन स्मॉलर देन दैट ऑफ व्हाट वी हैव ड्रॉन ऑन द स्क्रीन. तो इससे भी छोटा होता है. ठीक है, दूसरी बात मैंने आपसे ये बोला था कि मान लीजिए कि ये कोई आपका व्हीकल है, कोई कार है, कुछ भी है, इट इज गोइंग ऑन दिस बैंक्ड रोड. ठीक है, ऐसे इट इज गोइंग ऑन द बैंक्ड रोड, मतलब इसका जो मोशन है वो सर्क्यूलर है, और ये रोड है बेटा, और इसका जो सेंटर है इस सर्कुलर रोड का, ऑब्वियसली दैट सेंटर इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट. ऐसा ऐसा वो जा रहा है ना, तो इसका जो सेंटर है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द सर्कुलर पाथ है. ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, ऐसा समझो. अब पहली बात ये कह सकते हैं हम कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट वुड बी एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल व्हेन इट इज टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन द बैंक्ड रोड. तो एक तो सर फोर्स है विच वुड बी mg, एंड द अनदर फोर्स वुड बी नॉर्मल रिएक्शन. दो फोर्सेस होंगे, एक फोर्स होगा mg का और दूसरा फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन का, है ना, यही दो फोर्सेस होंगे. एक mg का होगा और दूसरा कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होगा. तो इन दोनों फोर्सेस में आई रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग mg. और मैंने ये रीजन बताया था लास्ट क्लास में कि व्हाई डू आई रिजॉल्व नॉर्मल इन दिस केस एंड व्हाई आई एम नॉट रिजॉल्विंग mg. पहले उस बात को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर मान लो सर कि मैं आपसे कह रहा हूं कि mg है, तो mg को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो mg के जो कंपोनेंट्स हम लेते थे वो अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लेते हैं. बट अगर आप ध्यान से देखें तो जो सेंटर है ना आपके सर्कुलर ट्रैक का, वो सेंटर इधर है सर. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. इसका मतलब mg को अगर मैं रिजॉल्व भी कर रहा हूं तो mg का कोई भी कंपोनेंट सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक के अलोंग नहीं है. देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ mg व्हिच इज अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. इसीलिए mg को रिजॉल्व करने का कोई बेनिफिट यहां पर नहीं हो रहा है. ठीक है, अब आते हैं सर दूसरी चीज और कौन सा फोर्स होगा इस पर. अगर मैं देखूं दूसरा फोर्स इस पे जो होगा दैट वुड बी नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंक्लाइंड सरफेस एंड दिस व्हीकल. तो ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होगी. अगर सोचो कि मैं नॉर्मल रिएक्शन को अलोंग नॉर्मल एक्स एक्सिस और नॉर्मल वाई एक्सिस को अलोंग रिजॉल्व कर दूं, ऐसे भाई नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर दूं, है ना, जो हमारा एक्स और वाई होता है उसके डायरेक्शन में अगर मैं रिजॉल्व कर दूं, या आप सिंपली कह लो कि अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर दूं, तो इफ यू रिजॉल्व द नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करोगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, आउट ऑफ विच वन कंपोनेंट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक. डिड यू अंडरस्टैंड? अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूं तो इसका जो एक कंपोनेंट होगा वो सेंटर की डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा सर? Obviously one of the component would be towards the center of the circular track. इसका मतलब नॉर्मल का एक कंपोनेंट हमें सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक की डायरेक्शन में मिल रहा है. फर्स्ट पॉइंट तो ये है हमारा. ठीक है, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट कंपोनेंट. तो चलो इसको पहले तो मैं रिजॉल्व करके अलग से दिखाऊं, फिर उसके बाद सबको मैं समराइज कर दूंगा. तो इस वाले लाइन को अगर आप एक्सटेंड करो तो आपको एक बात मालूम है सर, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल भी थीटा होगा, और ये जो नॉर्मल है वो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा. सबको क्लियर है ये डायरेक्शंस जो मैंने दिखाया है? Yes, तो sir. n के दो कंपोनेंट आएंगे, ये n cos थीटा होगा और ये n sin थीटा होगा, आउट ऑफ विच n sin थीटा वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. इसका मतलब है कि n sin थीटा इज वन ऑफ द फोर्स which will contribute to the centripetal force acting on this vehicle or the body. उसके बाद अब देखो दूसरी चीज क्या है कि इसी इंक्लाइन सरफेस पे देयर वुड बी वन मोर फोर्स व्हिच इज फ्रिक्शनल फोर्स. अब देखो होगा क्या, अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है
सो दैट कि आपका जो कार है या बाइक है कुछ भी है वो बैंक रोड पर भी स्किड करे। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर इफ योर स्पीड इज मोर देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्पीड या सेफ वैल्यू ऑफ स्पीड से ज्यादा आपकी स्पीड है फॉर विच द कार स्किड्स, तो मैंने आपसे बोला था कि कार विल ऑलवेज स्किड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। और आपने ये रियल लाइफ में भी देखा है कि अगर कोई चीज बहुत स्पीड से टर्न ले, कोई भी व्हीकल अगर बहुत स्पीड से टर्न ले, तो उस बहुत स्पीड से जब कोई भी व्हीकल टर्न लेता है ऑन द सर्कुलर ट्रैक, तो वो स्किड अगर करता है तो वो बाहर की तरफ स्किड करता है, अंदर की तरफ नहीं। तो इसका मतलब है कि इस कार की टेंडेंसी होगी इधर स्किड करने की। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको रोकने के लिए कौन एक्ट करेगा? तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन एक्ट करेगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन वुड बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्किडिंग ऑफ द व्हीकल। सर सही कह रहा हूं? yes, sir. तो इसको आप रिजॉल्व कर लो। इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे इस फ्रिक्शन को, तो इस फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसे आएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। लास्ट डे में ये सारे डायग्राम की सारी चीजें मैं करा चुका था। तो ये एंगल थीटा होगा, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट विच वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर विल बी एफ कॉस थीटा, एंड द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दैट इज एफ साइन थीटा। ये सबको क्लियर है? ये दोनों बातें क्लियर हैं? देयर आर टू फोर्सेस एंड वन इज एमजी। एमजी को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे। Is all forces which I have drawn here on the screen is clear to all, Ishika? Now have you understood this? Yes, sir. सर फ्रिक्शन वाला फिर से बता दो एक बार। सक्षम, तुझे फ्रिक्शन में लास्ट डे भी डाउट हुआ था। मुझे एक बात बताओ, ये अगर स्किड करे, मतलब ये मैं आपसे ये कहूं ये बॉडी है, ये अगर स्लाइड करेगी तो ये इधर स्लाइड करेगी मान लो। तो अगर इसकी स्लाइडिंग अप द इंक्लाइन होगी तो इसकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी सक्षम? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड मींस दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ कोर्स। याद रखिएगा, क्योंकि बेटा जहां पर सरफेस है वहीं फ्रिक्शन हो सकता है, हवा में फ्रिक्शन थोड़ी लगेगा, वो तो एयर फ्रिक्शन वो अलग चीज होती है। मतलब सरफेस वाला फ्रिक्शन तो वहीं पर लगेगा जहां पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है। नहीं आ रही बात समझ? yes, अब sir. इस फ्रिक्शन को हमने ऐसे रिजॉल्व कर दिया सर, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो बाकी तो रिजोल्यूशन है। तुम्हारा डाउट क्या है बोलो? व्हाट्स योर डाउट? एनी डाउट सर? सक्षम? नो सर। ठीक है, तो चलो अब इन सारी चीजों को आप समझ गए हो। तो ये अलग अलग डायग्राम बना के आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है? वो तो आपको मैंने समझाने के लिए रिप्रेजेंट किया है। जब आप एग्जाम में इसके डेरिवेशन आएगा और जब एग्जाम में आप इसको ड्राइव कर रहे होंगे तो आप इस तरह से करेंगे जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये आप एन की ये डायरेक्शन है, मैंने आपसे बोला कि यू आर रिजॉल्विंग दिस एन, तो ये एन के दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक ये वाला एंगल थीटा होगा तो दिस विल बी एन कॉस थीटा, दिस इज योर एन साइन थीटा, और ये वाला जो होगा दिस विल बी योर एन। ठीक है, ये ऐसा होगा। दूसरा सर मैंने आपसे बोला कि फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मैंने बोला ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो इसका मैं अलग करके दिखा देता हूँ कि फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट आ रहे होंगे सर। ये वाला एक कंपोनेंट आएगा और perpendicular to that component I'll have another component. This angle will be theta, so this is f cos theta and this is f sin theta. These are two components, f cos theta and f sin theta, right? ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और एक और फोर्स कौन सा है? तो सर वन मोर फोर्स इज देयर एंड विच इज mg, विच विल बी बेसिकली एक्टिंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकली अपवर्ड वन फोर्स इज n cos theta and vertically downward we have two forces, one is mg and another one is f sin theta. Agreed? Tell me yes or no. yes. Yes, sir. तो आपको नहीं लगता कि in vertical direction, because this vehicle or this car is not flying off the surface, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि कार उड़ गया हवा में, मतलब it is in contact with the banked road only, मतलब इसका कोई vertical direction में तो मोशन नहीं है ना कार का। car has not any car doesn't have any motion in the vertical direction। तो अगर कार का कोई मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है तो इसका तो बहुत ऑब्वियस मतलब है ना सर, कि अगर कार का कोई मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है तो इसका बहुत बेसिक और ऑब्वियस मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपके फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। ठीक है सर, तो इसका मतलब कि आप ऐसा लिख सकते हो n cos थीटा which is acting in the vertically upward direction will be equal to mg plus of f sin theta. Tell me yes or no. yes. ये पहली इक्वेशन समझ आई है? प्लीज पहले इस पे बताइए आप लोग
कि भाई as there is no motion of the car in the vertical direction, hence the forces in the vertical direction must be balanced. इसका दूसरा मतलब है कि n cos theta must be equal to mg plus of f sin theta, or we can write this as n cos theta minus of f sin theta is equal to mg. क्या हो गया, ये इक्वेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? वरना मैं यही इक्वेशन बोलता रह जाऊंगा बार बार। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसका मतलब है कि ये वर्टिकल वाले फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। तो वर्टिकल में अपवर्ड में फोर्स लग रहा है n cos थीटा, डाउनवर्ड में लग रहा है mg और f sin थीटा, तो वर्टिकली अपवर्ड का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोलता रहूंगा मैं जब तक तुम बोलोगे नहीं कि तुम्हें समझ में आया। वर्टिकली अपवर्ड वाला फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड वाले फोर्सेस से बैलेंस्ड होगा, क्योंकि इसका कोई भी मोशन वर्टिकली डायरेक्शन में नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ। यस सर, क्लियर है। अच्छा चलो, बहुत धन्यवाद। यही करूंगा, नहीं बोलोगे मैं बोलता ही रह जाऊंगा। तो ऑफ कोर्स, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड है। अच्छा मुझे ये बताइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिधर आपको सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक दिखाई दे रहा है, उस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन कौन से फोर्स मिल? वेरी गुड। और एफ cos थीटा। बिल्कुल सही बात। ये दोनों मिल के प्रोवाइड क्या करेंगे आपको? तो दोनों मिल के प्रोवाइड करेंगे आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स F sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब ये दोनों मिलके आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाय r। सर F cos थीटा। सॉरी, F cos थीटा, थैंक यू। तो F cos थीटा, अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करो आप, है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली हमारा एम क्या है? मेरा एम यह है कि वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड विथ व्हिच आई कैन टेक अ सर्कुलर टर्न। देखो, अगर बैंकिंग भी कर दी ना आपने रोड की, तो इसका ये मतलब नहीं कि जितनी मर्जी उतनी स्पीड से आप घुमा लोगे गाड़ी। अगर आपने रोड को बैंक भी कर दिया है, then also there will be the limit or the maximum limit of the speed at which you can take safe circular turn। ठीक है, बैंक्ड रोड में भी मैक्सिमम स्पीड की एक लिमिट होगी, बट यस वो लेवल रोड से तो वो ज्यादा ही होगी। नहीं, ये बात समझ, अगर रोड लेवल है और मान लो कि आई कैन टेक अ सेफ टर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो बैंक्ड रोड में वही स्पीड ये हो सकता है कि 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए, 16 मीटर पर सेकेंड हो जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भी जो मर्जी उतनी स्पीड से घुमा लो। बात समझ में आई? तो दैट इज व्हाई बैंकिंग इज डन, बट इट आल्सो हैज गॉट सम लिमिटेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, n cos थीटा। मुझे एक बात बताओ कि अगर ये हम मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं ना, फॉर मैक्सिमम या एक्सक्यूज फॉर v टू बी मैक्सिमम, बोलो बोलो सर, मेरे को एक बार ये n sin थीटा वाली इक्वेशन बता दीजिए कैसे आई। बहुत बढ़िया साहब, रुक जाओ एक मिनट। n sin थीटा वाली इक्वेशन कहाँ आई? हाँ, यहाँ आई। भाई ये n sin, ये रिजोल्यूशन आपको समझ में आ गया है जानवी? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए आप, तो n sin थीटा और ये जो f cos थीटा है, बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑन व्हिच द बॉडी इज टेकिंग अ टर्न। तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन n sin थीटा प्लस f cos थीटा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऊपर देखो, ऊपर टॉप मोस्ट कॉर्नर पे अभी कुछ लिखा है, फॉर v टू बी मैक्सिमम। मतलब मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड देखना चाहता हूं जिस पर आप सेफ सर्कुलर टर्न ले सकते हो। तो अगर मुझे v की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, क्या करना है बोलो? v की वैल्यू को अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, v की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन को भी अब मैक्सिमम होना पड़ेगा। यस, फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा उस केस में, क्योंकि अगर v मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन भी जितना एफर्ट लगा सकता है उसको भी अपने आप को मैक्सिमम करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर वो v की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम तो नहीं होगी। क्योंकि अब इस बात को समझो, मान लो फ्रिक्शन 10 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है, और जब फ्रिक्शन 10 न्यूटन मैक्सिमम लग रहा है तो कार की स्पीड मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, ऐसा मान लेते हैं। अगर कार की स्पीड 11 हो गई तो फ्रिक्शन तो अपना मैक्सिमम ही लग रहा है, बट वो सेफ सर्कुलर टर्न नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसका मतलब कि जब भी आप मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन शुड आल्सो बी मैक्सिमम। और मैक्सिमम फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू इनटू एल लिख सकते हैं। हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो मैं Yes, इसको ऐसे sir. लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन को देखो, म्यू इनटू एन मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइड भी कर रहा हूँ साथ साथ मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू को चेंज भी कर दिया है, डिवाइड भी कर रहा हूँ
साथ साथ मैं वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को चेंज भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं फ्रिक्शन की वैल्यू को चेंज भी कर रहा हूँ। 1 मिनट रुकना। और ये क्या होएगा, n sin थीटा। सर वहां पे माइनस आएगा। कहां पर? हाँ, ये n sin थीटा प्लस ऑफ म्यू n टाइम्स ऑफ cos थीटा, ये हो जाएगा सर mg, ये हो जाएगा सर mv स्क्वायर बाई r। तो m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पर n कॉमन आएगा, यहाँ पर भी n कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा सर। हाँ ना बोलना पड़ेगा सर। यस सर। तो ये आप इक्वेशन बनी cos थीटा माइनस ऑफ म्यू sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू ये r, ये g, r ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। यहां तक नोट करिए सर। इस पूरे में कहीं पर भी डाउट है तो पूछिए, वरना नोट करिए। डन। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। एक मिनट, आवाज ब्रेक हो रही है मेरे साइड पे, 1 मिनट रुकना। एक मिनट आप लोग रुकिएगा जरा। ओके सर, तो ये सबने नोट कर लिया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये सबने नोट कर लिया। अब देखो ये इक्वेशन जो आई है, आवाज आ रही है मेरी अभी? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो ये जो फाइनली अभी हमें इक्वेशन मिली है cos थीटा माइनस ऑफ म्यू sin थीटा, ये तामझाम। अब इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो। आप लेफ्ट साइड के सारे टर्म्स को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड ईच टर्म ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड बाय cos थीटा। या इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हो, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आप cos थीटा से डिवाइड कर दिए LHS में। मतलब दिस cos थीटा is being divided by cos theta minus of mu sin theta also being divided by cos theta. Same will be done in the denominator, sin theta by cos theta plus of mu cos theta by cos theta.
इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, सॉरी आर जी बाई वी स्क्वायर, ये तो आएगा इज इक्वल टू आर जी बाई वी स्क्वायर। इज इट करेक्ट बेटे? तो अब मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज कॉस थीटा बाई कॉस थीटा? तो कॉस थीटा एंड कॉस थीटा विल 1. कैंसिल आउट, cos theta by cos theta 1. cancels out, this will become 1. And what is sin theta by cos theta? Tan theta. Tan theta. Tan theta, obviously this cos theta and this cos theta also cancels out, so ये 1 minus of mu tan theta divided by tan theta plus of mu is equal to rg upon v square. So from here we can write v square is equal to rg multiplied by tan theta plus mu upon 1 minus of mu tan theta, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब v, which is the maximum value of speed at which we can take safe circular turn, can be written as rg tan theta plus of mu upon 1 minus of mu times of tan theta to the whole power 1/2. ये आपके मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है at which you can take safe circular turn, ठीक है? This is the maximum speed, इसको नोट करो। सर हेलो सर। हाँ जी हाँ जी सर इसमें थीटा की वैल्यू मतलब 1 मतलब कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे में कितना होगा? एक मिनट, सर इसका जो बैंकिंग का जो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ बैंकिंग कह लो, उसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है सर। पॉइंट ये है कि इट शुड बी स्मॉल, है ना, बट उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं। जी जी बताइए। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, मतलब 1 डिग्री से भी कम हो सकता है, 1 डिग्री से भी कम हो सकता है सर। तो जी। tan 1 डिग्री की वैल्यू भी वैसे जैसे 1 या 1.57 ऐसे कुछ होती है सर, तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा को, बिकॉज़ उनकी वैल्यू नियरली सेम है। हाँ नियरली सेम होती है, बट म्यू से tan थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू tan थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू सेम कहाँ होती है? नहीं सर, यहाँ नीचे सर मैं कह रहा हूँ जैसे म्यू की वैल्यू भी हमेशा 1 से कम, जैसे 0.2 ऐसी कुछ होती है ना सर। हाँ तो सारी वैल्यू छोटी हो गई ना, फिर तो छोटी में छोटी वैल्यू को आप अगर देख रहे हैं तो छोटे छोटे को कंपेयर करेंगे तो दोनों ही छोटे हैं, तो आपस में तो एक दूसरे के कंपैरेटिव हैं वो। सर तभी मैं कह रहा हूँ सर कैंसिल कर देंगे तो फिर इसका आंसर तो आरजी आ जाएगा ना, आरजी हाफ मतलब आरजी 1/2। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आया सर। मैं बस ये, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि tan थीटा प्लस ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ म्यू tan थीटा की वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप, बीइंग tan थीटा वेरी स्मॉल। यस सर, क्योंकि वो लगभग सेम ही तो नहीं आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, tan थीटा सेम है तो tan थीटा की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वैल्यू है 0.03 और एक वैल्यू है 0.02, मान लीजिए दोनों ही छोटी वैल्यूज विदाउट एनी डाउट, बट क्या इस केस में आप 0.02 को नेग्लेक्ट कर पाएंगे 0.03 के कंपैरिजन में? नो हर्षित भाई नो सर, क्योंकि दोनों ही छोटी वैल्यूज हैं और दोनों छोटी जरूर हैं बट आपस में एक दूसरे के लिए कंपेरेबल हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी को नेग्लेक्ट कर दें। चलिए फॉर द सेक मैं आपसे ये कह रहा हूँ tan थीटा की वैल्यू आपने कहा सर बहुत छोटी है, मैंने कहा ठीक है भाई 0.2 है मान लीजिए, तो ये 0.2 प्लस और मान लीजिए आपने कहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बहुत छोटा है, चलिए मैंने मान लिया 0.1, ये ऊपर आ गया, आप समझ गए। 1 माइनस ऑफ फिर म्यू की वैल्यू को मैंने लिखा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो अब ये 1 में से अगर ये टर्म डिवाइड होगा तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी ना विच इज नॉट नेग्लिजिबल, क्योंकि सारी वैल्यूज ही छोटी हैं, समझे? यस सर गॉट इट सर। वो मल्टीप्लाई में हो रहा था इसलिए बहुत इफेक्ट डाल सकता है। यस ऑफ रोड में मैक्सिमम स्पीड की बात कर ली कि मैक्सिमम स्पीड अगर होगी तो उस केस में क्या होगा। अच्छा इसी में ना एक क्वेश्चन में एक चीज और भी दी जाती है कि अगर मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि बैंक्ड रोड है और देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द बैंक्ड रोड, ठीक है, मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं कि इफ इज इक्वल टू 0 ऑन द बैंक्ड रोड। मुझे एक बात बताओ कि अगर बैंक्ड रोड पे, जिस रोड की हमने बैंकिंग करी है, अगर उस पर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या कैन आई टेक द सेफ सर्कुलर टर्न और नॉट इन दैट केस?
कैन आई टेक द सर्कुलर टर्न? नो। और कोई बताएगा? इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अच्छा देखो मान लो कि अगर नॉर्मल सा जो रोड होता है ना, हमारा जो रोड होता है जनरली, उस रोड पे अगर फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन जीरो हो जाए, तो विल आई बी एबल टू टेक अ सेफ सर्कुलर टर्न? क्या हम सेफ सर्कुलर टर्न ले पाएंगे? नो नो, बिकॉज फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो हम सेफ सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएंगे। और आपने इसलिए नो कह दिया, ठीक है, वेरी गुड, है ना, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल कन्विंस्ड हूं। बट मेरा पॉइंट ये कि अगर बैंकिंग कर दी हमने रोड की, और उस बैंक्ड रोड पे अगर फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या मैं सेफ सर्कुलर टर्न ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा? इफ द रोड इज बैंक्ड, अगर रोड बैंक्ड है तो उस पे हम सेफ सर्कुलर टर्न ले पाएंगे विदाउट फ्रिक्शन और नॉट? नहीं ले नो पाएंगे। सर। ले पाएंगे बेटा। बैंक्ड रोड पे ओनली फ्रिक्शन इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं आ रही बात समझ में? सर आ रही है। भाई नॉर्मल भी तो है ना, हाँ सर। तुमने Yes, देखा ही sir. नहीं। बैंक रोड पे नॉर्मल भी है वहां पर, हाँ फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन जीरो हो गया, बट नॉर्मल इज स्टिल देयर व्हिच विल बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ ये अलग बात है कि अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो द मैक्सिमम स्पीड एट विच आई विल बी टेकिंग द टर्न ऑन द बैंक रोड वो डिक्रीज कर जाएगा। मान लो अगर फ्रिक्शन था तो हम मैक्सिमम स्पीड जिस पर टर्न ले पा रहे थे वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो मैक्सिमम स्पीड एट विच आई विल बी टेकिंग अ सेफ सर्कुलर टर्न दैट विल नॉट बी नाउ 10, दैट विल बी लेस देन 10। वो एक अलग बात है, बट स्टिल मैं अभी भी टर्न तो ले ही सकता हूं, ऑल्दो अगर मान लो कि 7 मीटर पर सेकंड से ले सकता हूं। वो मैक्सिमम स्पीड जो पहले 10 थी वो अब 7 हो गई, ये ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, बट जीरो नहीं होगी, समझ रहे हो? लेकिन अगर वही लेवल रोड है तो लेवल रोड पे बिकॉज ओनली फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो लेवल रोड पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप सर्कुलर टर्न ले लो। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है सर। अनलेस कुछ Yes. आप कुछ अजूबा ना कर दो, जैसे साइकिल को टेढ़ा करते हैं हम लोग, बाइक को टेढ़ी करते हैं, तो वो जब तक ना करो तो वो एक अलग चीज है। बट अगर कार होगी तो कार को थोड़ी ना आप इंक्लाइंड कर दोगे, टेढ़ी कर लोगे, नहीं कर सकते ना, कुछ अजूबा काम ना करो। तब तक तो मैं यही कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन अगर लेवल रोड पे नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ सर्कुलर टर्न। लेकिन अगर बैंक्ड रोड पे फ्रिक्शन नहीं भी है देन ऑल्सो यू कैन टेक द सर्कुलर टर्न, although the maximum speed at which you will be taking the circular turn वो कम हो जाएगी, बट टर्न तो ले सकते हो आप। तो उस केस में अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो उस केस में दिस फॉर्मूला रिड्यूसेस टू। अगर फ्रिक्शन को हम जीरो कर दे, फ्रिक्शन के जीरो का मतलब कि फ्रिक्शन जीरो का मतलब दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो गया। तो फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है r मल्टीप्लाइड बाय g इनटू म्यू प्लस ऑफ tan थीटा या tan थीटा प्लस म्यू, जो भी लिखा है आपने, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ म्यू tan थीटा, ये फॉर्मूला लिखा था ना आपने, ठीक है। एज f इज इक्वल टू जीरो, दैट इज, मैं ये कंडीशन अज्यूम कर रहा हूं कि जहां पर f जीरो हो, इसका दूसरा मतलब है कि म्यू जीरो, ऑल्दो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट फिर भी थ्योरेटिकली अगर हम मान लें दिस वाज होल टू द पावर 1/2, तो अगर म्यू को जीरो कर दिया, यहां जीरो कर दिया, तो दिस फॉर्मूला विल जस्ट बिकम rg tan थीटा टू द होल पे पावर 1/2, जिसको हम रूट में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा फॉर्मूला इन द केस व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि भाई फ्रिक्शन जीरो अगर है तो बताओ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में नहीं बोलेगा वो। आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर उसे ये करवाना है आपसे कि आपको वो फ्रिक्शन अज्यूम करवाना चाहता है जीरो, तो दे विल आस्क यू द क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। वो कहेंगे कि इफ वी डोंट वांट द वियर एंड टियर इन द टायर। नहीं आई बात समझ में? डू यू नो द मीनिंग ऑफ वियर एंड टियर? आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि अगर हमें टायर में वियर एंड टियर नहीं चाहिए, वियर एंड टियर, वियर एंड टियर, अगर हमें वियर एंड टियर नहीं चाहिए, फॉर नो वियर एंड टियर, फॉर नो वियर एंड टियर इन द टायर, इन द टायर, तो इस जब भी ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होगा कि आपको म्यू को जीरो लेना है। वियर एंड टियर का मतलब होता है नेचुरल डैमेज। मतलब अगर आपको ये, आप नहीं चाहते कि आपका जो कार है वो डैमेज हो, मतलब वो जो टायर है, वो जो टायर है वो डैमेज हो, ठीक है, वो घिसे, ठीक है। देखो कार जो मतलब टायर जो घिसता है ना, घिसना समझते हो ना? Yes. घिसता है ना टायर, रोड पे चलता है तो वो खराब होता है ना भाई, रोड पे चलती है चीजें तो खराब तो होती ही है ना।
तो उसके खराब होने का कारण जानते हो क्या है? वही फ्रिक्शन, जो उसको चलाता है वही उसको खराब भी कर रहा होता है। समझ में आ रही बात? अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो पहली बात तो टायर चलेगा ही नहीं, बट अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं हो तो एक बात ये भी होगी कि आपका टायर हमेशा नया रहेगा। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई? सर आगे समझ। सर समझ में आ गया। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर आपसे कोई भी कह दे कि आई डोंट वांट वियर एंड टियर इन द टायर, तो सिंपल उसका जवाब आपका ये होगा कि भाई आपका मतलब है कि आपको फ्रिक्शन नहीं चाहिए। ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, क्योंकि फ्रिक्शन को तो जीरो कभी भी नहीं कर सकते आप, बट फिर भी जस्ट फॉर थ्योरेटिकल सेक ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपको अगर वियर एंड टियर कह दे कि हमें नहीं चाहिए तो आपको फ्रिक्शन को जीरो मान लेना, बस इतना काम करना है। अब एक लास्ट पॉइंट, उसका भी फॉर्मूला हम ड्राइव कर ले, फिर एक दो क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं। ये नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट लिखिए, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नेक्स्ट लिखिएगा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है सर, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पे आते हैं हम लोग। आप लोगों को भी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, अब शायद दिखेगा। अरे क्या अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं दैट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का क्या मतलब है इस बात को देखिए। अब देखो, आपने देखा होगा कि सर वो जो आपकी वो होती है ना, वो अरे वो क्या नाम उसका, अरे वो साइकिल वाइकल जो होती है, साइकिल या बाइक, आप जब सर्कुलर टर्न लेते हो तो आपने देखा है कि वो बेंड कर देते हैं। यस सर। या आप बाइक वाइक Yes. चलाते होगे तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप सर्कुलर टर्न लेते हो ना, तो आप अपने बाइक वाइक को बेंड कर लेते हो, बेंड। ठीक है सर, क्या कर लेते हो? बेंड करते हो। क्यों करते हो उसका रीजन मैं समझाऊंगा। इनफैक्ट अगर आपने कभी रेस देखा है ना, रेसिंग, बाइक रेसिंग अगर आपने देखा हो, बाइक की रेसिंग, तो उसमें आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि बाइक की रेसिंग में तो बहुत बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सो जाएंगे रोड पे सर्कुलर टर्न के समय। कभी देखना बाइक की Yes, रेसिंग sir, यस देखा। सर। है ना, वो इतना बेंड कर लेते हैं जैसे लगता है कि अभी लेट जाएगा ये बिल्कुल उसी पे, रोड पे। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, उस बात को आप समझिएगा। मान लीजिए कि मैंने ऐसे मान लिया सर, कि ये अपना वर्टिकल और यहाँ पर अपना हॉरिजॉन्टल। ठीक है सर, ये अपना हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, और इस पे आप ऐसे अज्यूम कर लो कि कोई साइकिल आ रही है। तो अब मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं ड्राइंग तो अच्छी नहीं बना पाता, तो ऐसा समझिएगा कि आप ये ऐसा अपने कोई, ये साइकिल का टायर है भाई। ऐसा कब से साइकिल होने लगा? तो आप ये याद रखिएगा कि मैं सिर्फ फ्रंट पोर्शन दिखा रहा हूँ, इसका बैक पोर्शन भी होगा बट उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ फ्रंट पोर्शन से मतलब है। और ये यहाँ से अपने वो कहाँ गो, यहाँ वो लगी हुई होती है ना, ऐसा कुछ लोहे का फ्रेम लगा हुआ होता है यस ऐसा। ठीक है, आपने देखा होगा, उसके साथ ये हैंडल लगी हुई होती है, ये साइकिल की हैंडल यहाँ पर बनी हुई होती है ऐसे, और है ना, उसके साथ ये अपना वो जिसको पकड़ के आप चला रहे होते हो वो होता है। ऐसा कुछ होता है सर, कुछ कुछ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, Yes, sir. कुछ कुछ फील दे जाए तो समझ लेना भाई। ये साइकिल है, ऐसा कहने का तात्पर्य ये साइकिल है, और ये एंगल है जिस पर आपने साइकिल को बेंड कर रखा है। और आप साइकिल को सामने से देख रहे हो सर, सिंपल सी बात है कि साइकिल को आप सामने से देख रहे हो। तो अगर आप साइकिल को सामने से देख रहे हो और इस तरह से अगर चीजें आपको नजर आ रही हैं, तो इस साइकिल को हमने जो बेंड किया उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, और सेंटर इस तरफ है, और मान लीजिए कि ये सेंटर का जो रेडियस है वो आर है। तो देखो होता यह है कि जैसे ही आपने साइकिल को बेंड करा, ये कांटेक्ट में नहीं, ये चक्का कांटेक्ट में है, तो इसके कारण इस साइकिल पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे, ड्यू टू द ट्रैक और ड्यू टू द रोड। सर समझ आ रही है बात? रोड या ट्रैक के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट,
और एक फोर्स होगा जो mg लग रहा होगा यहाँ पर। तो आप चाहें तो इस नॉर्मल को रिजोल्व कर सकते हैं आप दो कंपोनेंट में। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, तो ये वाला n cos थीटा होगा, मानते हैं सर आप? और ये वाला क्या होएगा? n sin थीटा। सर हाँ ना तो बोलिए। तो सर क्या हम फिर से यही कह सकते हैं कि जो n cos थीटा होगा दैट वुड बी नथिंग बट इज इक्वल टू mg, वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, और n sin थीटा वो फोर्स होगा जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। सर रोड में लेंगे? नहीं, विद द वर्टिकल बेटा, विद द रोड भी ले सकते हैं, बट जनरली वो विद द वर्टिकल दिया रहता है कि आप वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे बेंड कर रहे हैं, है ना। तो जनरली आपको वर्टिकल दिया होता है। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ दे दे तो आप हॉरिजॉन्टल के साथ भी कर सकते हो या वर्टिकल के साथ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा हमने लिया वो वर्टिकल के साथ लिया है, कहने का तात्पर्य है। ओके, द पॉइंट इज कि अब इस केस में अब इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर दें आप 2 को 1 से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो सर दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। तो मतलब फाइनली हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। ये वही आ रहा है जो आपको लास्ट केस जिसमें मैंने फ्रिक्शन 0 किया था तब भी यही फॉर्मूला बनता, क्योंकि आप वो याद करो बैंकिंग ऑफ रोड्स में भी अगर आप फ्रिक्शन को 0 कर दोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला विल रिड्यूस टू ओनली n cos थीटा mg और n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यही रिड्यूस हो जाएगा फॉर्मूला। सर यहाँ पे भी आपने कहते फ्रिक्शन 0 लिया ना? यस वी हैव नॉट। अच्छा, यहाँ पर जो है फ्रिक्शन से ज्यादा हम अपने आप को यूज नहीं कराते, फ्रिक्शन को हम ज्यादा वो नहीं करवाते। हमारा जो मेन हमें वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है वो n करता है, फ्रिक्शन नहीं कर रहा होता। उसके कुछ रीजंस है, वो एक अलग डिस्कशन है वो, बट यहाँ पर आप याद रखिएगा कि हम नॉर्मल रिएक्शन को यूज करते हैं टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके सर। अगर हम बेंड नहीं कराएं साइकिल को तो भी हम सर्कुलर टर्न ले सकते हैं, इसमें कोई वो पॉइंट ऑफ ये नहीं है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम बिना बेंड किए साइकिल घुमा लें। बिना बेंड किए घुमा लो, बिल्कुल घुमा सकते हो, बट उसके लिए योर स्पीड विल बी वेरी 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 लेस। समझ आई बात? यस सर। ओके, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। वेट सर। ओके, नोट कर लो। सर ये थीटा उस साइड से ले रखा है ना, जिस साइड से वर्टिकल के साथ। हाँ, जिस साइड के रेस्पेक्ट में आप बेंड कर रहे हो। हम जैसे यहाँ पे शायद सर ये बेंड कहाँ को कर रहा है? लेफ्ट को कर रहा है, राइट को कर रहा है? लेफ्ट को कर रहा है ना बेंड। ऐसे बेंड हो रहा है ना, ऐसे ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसे मतलब ऐसे आ रहे हो तुम। मतलब जिस साइड को बेंड हो रहा है उसके अपोजिट में एंगल ले रखा है ना आपने? हाँ ओके सर। डन। ओके, तो इफ यू हैव नोटेड दिस तो प्लीज लेट्स डिस्कस 1 or 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। वैसे आपका कॉन्सेप्चुअली वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आप असाइनमेंट फर्दर आप सॉल्व करिएगा, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा और मिलता रहता है। और एनसीईआरटी प्लीज 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 एनसीईआरटी भी साथ साथ सॉल्व करिए, इट्स माय रिक्वेस्ट। ठीक है, और उसके क्वेश्चन आप पूछिए। जैसे मैंने संडे में मैंने कहा था कि जिसको भी डाउट है, जिसके पास भी डाउट है, वो स्टूडेंट संडे में मेरे साथ कनेक्ट कर सकता है 2 बजे। सिर्फ एक ही बच्चे ने कनेक्ट किया, सक्षम ने, बाकी किसी को डाउट ही नहीं है। एवरीवन इज सो इंटेलिजेंट, सो क्लेवर, दे आर आइंस्टाइन, न्यूटन और मैडम क्यूरी, व्हाटएवर दे आर। तो इतने तेज बच्चे हैं मेरे कि उनको कोई इशू ही नहीं है ना। मतलब उनको कोई ऐसा डाउट ही नहीं है जो पूछना पड़े, या वो टीचर को इस लेवल पे समझ ही नहीं रहे कि वो डाउट समझा सकता है या डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, बट फिर भी मैं फिर से कह देता हूँ कि अगर आपके पास डाउट हो तो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट ऑन संडे एट 2। मुझे फ्राइडे वाली क्लास में बता दीजिएगा जितने भी बच्चों को डाउट होगा कि डाउट के लिए 2 अगर संडे में हमें कनेक्ट करना है तो मुझे पहले ही इंफॉर्मेशन पहुंचवा दीजिएगा, ताकि हम संडे को कनेक्ट हो जाएं और हम डाउट डिस्कस कर लें।
ठीक है। हाँ, अगर Yes, एक आधा sir. डाउट हुआ करे, एक आधा डाउट है तो वो तो क्लास के स्टार्टिंग में ही कर लिया करो, अगर एक आधा डाउट है तब। लेकिन अगर एक आधे से ज्यादा डाउट है तो फिर तो आप संडे में कनेक्ट करके मुझसे पूछ लिया करो। एनीवेज, तो कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, सर एक क्वेश्चन। सर आई जॉइन नेक्स्ट संडे बिकॉज़ आजकल एग्जाम चल रहे थे तभी। कोई नहीं, तो एक क्वेश्चन पे आते हैं सर। एक क्वेश्चन ये है कि a train has to negotiate a curve of radius 400 meter by how much should the outer rail be raised with respect to the inner rail for the speed of 48 km per hour. The distance between the rail is 1 meter. मतलब क्वेश्चन मेरा सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। A train has to negotiate, ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। A train has to negotiate a curve of 400 मीटर। एक कर्व उसको नेगोशिएट करना है जिसका रेडियस 400 मीटर है। ठीक है, ये रेडियस है 400 मीटर, याद रखना। कर्व की लेंथ नहीं है, रेडियस है। हाउ मच शुड बी outer rail raised with respect to inner rail for a speed of 48 km per hour. ठीक है, the distance between the rails is 1 meter. The distance between the rails is 1 meter। मतलब रेल का मतलब यहाँ पर समझिए ट्रैक। रेल मतलब दूसरा मतलब, रेल का एक्चुअल मतलब ट्रैक होता है। ट्रैक पटरियां जिस पे ट्रेन दौड़ती है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई दो पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दो ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है, दो रेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसको हम कितने, एक रेल को मतलब एक ट्रैक को, एक पटरी को दूसरे पटरी के रिस्पेक्ट में कितने एंगल से ऊपर उठाएं, इसका मतलब उसकी बैंकिंग करें, सो दैट हम एक सेफ सर्कुलर टर्न ले पाए जिसका रेडियस 400 मीटर है। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका ये सिचुएशन है कि भाई ये इस एंड पे इनर ट्रैक है, इस एंड पे आउटर ट्रैक है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मीटर है। ये आपसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ। इज इट क्लियर? ये हाइट भी हमें नहीं पता, इसको कह लेते हैं कुछ h। अब मेरी बात, सबसे पहली बात समझिएगा कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई क्या बताना है कि हाउ मच आउटर रेल रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड हाइट निकालना है, ये निकालना है, थीटा नहीं निकालना है, यहाँ पर हाइट ही निकालना है। ठीक है, तो हाइट निकल आएगा तो थीटा निकल आएगा, थीटा निकल आएगा तो हाइट निकल आएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो सर कैसे सोचेंगे? तो हमें फॉर्मूला पता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी फ्रिक्शन के बारे में नहीं बोला गया है, तो हम यहाँ पर फ्रिक्शन कंसीडर, बोलो ना, नहीं करेंगे। यहाँ पर फ्रिक्शन के बारे में नहीं बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया, तो वी विल नॉट कंसीडर एनी फ्रिक्शन। और जब हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तो सर बिना फ्रिक्शन के हम सॉल्व करेंगे तो हम किसको कॉज मानेंगे इसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ऑब्वियसली वी विल कंसीडर द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स टू बी नॉर्मल रिएक्शन। तो थीटा की वैल्यू 0 कर लोगे तो उससे आपको पता है कि क्या हो जाता है। अब आते हैं सर कुछ बातों में। सबसे पहली बात, स्पीड को देखो। स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, बट ये जो डिस्टेंसेस है वो मीटर में है, तो इसलिए हम 48 को कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर पर सेकंड। तो 5/18 लिखते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो तो। और इस 5/18 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर आपका 40/3 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर स्पीड with which you want to take the circular turn. Is it clear? Please respond. इस स्पीड पे आपको सर्कुलर टर्न लेना है ना? अब मुझे एक बात बताइए कि इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखूं, इफ आई हैव टू राइट द साइन थीटा और द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज h/1। यस सर। इसमें किसी को कोई शक वाली बात? भाई h/1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू सिंपली क्या हो गया? h हो गया। कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? यस सर, आ गया। यहां तक क्लियरिटी है? अच्छा, साइन थीटा इतना है, साइन थीटा अगर इतना है तो
एक चीज मैं बताऊं, थीटा बहुत बड़ा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या बहुत छोटा? बहुत छोटा। 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 एज, याद रखना इस बात को, एज थीटा इज वेरी स्मॉल। मैंने छोटा भी ऐसा वैसा छोटा नहीं कहा, मैंने कहा 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा कुछ। इनफैक्ट मैं आपसे कहूं कि थीटा छोटा के लिए मतलब अप्रोक्सीमेटली जो बात मैं लिखने वाला हूं ना वो 30 डिग्री तक के लिए आप अज्यूम कर सकते हो, और मैं तो यहाँ तो 1 और 2 डिग्री की बात कर रहा हूं। तो एज थीटा इज वेरी स्मॉल, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू फॉर दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा सेम होती है। ठीक है सर, ये याद रख सकते हो। कब तक ऐसा मैं मान सकता हूं? तो अप्रोक्सीमेटली 30 तक हम ऐसा चले जाते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 30 मैं कह रहा हूं, बट उससे हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इससे ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब है कि साइन थीटा और टेन थीटा दोनों को हम अप्रोक्सीमेटली सेम कह सकते हैं। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू एच है, तो इसका दूसरा मतलब हुआ कि टेन थीटा को भी मैं एच लिख सकता हूं, यानी नहीं आया? यस सर, आ गया। सर सबको आ गया तो मैं आगे बताऊंगा। सर मतलब इसका बेस और इसकी हाइट सेम है ना, यही मतलब हुआ। अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं, हाइट नहीं, हाइपोटेनियस। सॉरी, हाइपोटेन्यूज। अरे बोलो कुछ, या कंफ्यूजन आ गई? नहीं समझ में आ गया सर। यस सर, आ गया। आ गया। तो tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली अगर हम h मान लें, तो आप मुझे एक बात बताइए कि हमें मालूम है एज v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा था। ठीक है, तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो क्या v की जगह मैं लिख सकता हूँ 40/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r विच इज द रेडियस विच इज 400, g की वैल्यू 10 और tan थीटा की वैल्यू h। तो यहां से हम h निकाल सकते हैं यानी। यस सर। ओके सर। Because here in the case of banking of road or track, whatever it is, theta, the value of theta will always be very small. So in the case where theta is very small, आप sin theta और tan theta को approximately same मान सकते हो because it is very small. ठीक है, very 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 small. तो इसलिए आप sin theta और tan theta को approximately same मान सकते हो। क्यों मान सकते हो ये कभी थोड़ा सा फुर्सत में मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा कर सकते हो, ऐसा मान भी क्यों सकते हो, मान सकते हो तो क्यों मान सकते हो, उसका रीजन कभी फुर्सत में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए याद रखिए कि हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है सर? Yes, sir. Okay, one more question and then we'll go to the next chapter or we'll start the next chapter. One more question, let us solve that. उसके बाद एक और हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। सर अगला क्या है, वर्क एनर्जी पावर? यस सर, क्वेश्चन मेरा ये है सर, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये बोला जा रहा है कि सर एक बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर, find the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.8। तो मैं सवाल तो सुन ही नहीं पाए होगे, तो मैं चलो बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने सर आपसे बोला कि एक, या इसको ऐसे कर लेते हैं, या मैं ऐसे कर लेता हूं यार कि मान लो कि द हाइट, ऐसा मान लो क्वेश्चन ये है कि स्पीड की जो वैल्यू है हमारी दैट इज इक्वल टू, मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड इज माई स्पीड, दिस इज माई स्पीड विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है साहब, और आपसे बोला गया कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न इज इक्वल टू 100 मीटर, ये 100 मीटर का रेडियस है सर्कुलर टर्न का, और स्पीड हमारी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपसे बोला कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू की वैल्यू मान लीजिए 0.1 है। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या चीज है, कितनी है, तो 0.1 है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द एंगल एट विच I'll have to raise one end of the road, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या बैंकिंग एंगल
एंगल ऑफ बैंकिंग की वैल्यू मुझे पूछ रहा हूं मैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए सो दैट आई कैन टेक अ सेफ सर्कुलर टर्न। मेरी स्पीड आपको दिखाई दे रही है कि स्पीड कितनी है, वो आपको दिख गया है। स्पीड मुझे इतनी चाहिए, इस स्पीड पे मुझे टर्न लेना है, तो इस स्पीड के लिए मुझे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग। जल्दी से कर दो, तो जल्दी से कर दो। अगर थीटा की वैल्यू नहीं पता, अगर अच्छा सा कोई वैल्यू नहीं आ रहा थीटा का, तो tan थीटा के टर्म्स में ही छोड़ देना आंसर। बट जल्दी से बताओ। आई थिंक आई हैव गिवन एवरी वैल्यू हियर। सर भेज दिया आपको। भेज दिया तो वहां मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं जूम से बाहर निकल आया हूं। ओके ओके। चलो, आपने यही किया होगा, v इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई जी इनटू ऊपर क्या था, म्यू tan थीटा प्लस ऑफ म्यू, यही था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ म्यू tan थीटा। सर यही था क्या? हाँ ना बोल दो सर। ये होल टू द पावर 1/2। ठीक है, इस पे वैल्यूज Yes, sir. हमें क्या चाहिए यहाँ से? tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा के लिए v की वैल्यू 20 है, तो 20 लिख दीजिए और 20 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, आर की वैल्यू 100, जी की वैल्यू 10। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा मुझे चाहिए प्लस ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू 0.1, 1 माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ tan थीटा मतलब 0.1 मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। ये हमारा यहाँ का रिजल्ट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400। सर लेफ्ट साइड पे ये 400, ये हो जाएगा 1000। दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा प्लस ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 0.1 मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। यही तो आएगा सर। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, 2 2 is the 4, 2 5 is the 10, मतलब ये आ जाएगा 2/5। लेफ्ट साइड पे 2/5 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 0.1 मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 माइनस ऑफ 0.2 tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 tan थीटा प्लस ऑफ 0.5। एम आई राइट? अब tan थीटा वाले टर्म को एक तरफ कर दो, इसको एक तरफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 5 tan थीटा। अरे सबको समझ में आ रहा है? ताहिरा तेरी आवाज नहीं आ रही है। 0.2 tan थीटा, 2 माइनस 0.2 ये इधर माइनस है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। उधर भेज दिया। ओके ओके सर। और 2 में से 0.5 घटा तो 1.5, ये हो गया 5.2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। गलत तो नहीं कर रहा हूँ? तो tan थीटा की No, वैल्यू sir. कितनी आ गई? 1.5 डिवाइडेड बाय 5.2, ये आएगा सर। यस सर, ये आ रहा क्लियर है सर? यस Everyone, can we Yes, proceed sir. now? Okay, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे की बात पर डिस्कशन करें जरा। तो सर, we have completed this dynamics of circular motion in which we discussed about the concept of centripetal force and the forces which will be providing this centripetal force. तो ये सारे डिस्कशन हमने किए हैं इन दिस चैप्टर ऑफ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब जो इसके बाद वाला चैप्टर है दैट इज बेसिकली वर्क एनर्जी पावर या वर्क पावर एनर्जी, जैसे भी उसको पढ़ लो। ठीक है, तो दैट इज द चैप्टर which we are going to start, work energy power. But before I start that chapter, I would like to tell you something about the dot product again. Although मैंने ये डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था आपको while dealing with the vectors, एक चैप्टर हमने पढ़ा था जिसका नाम था वेक्टर्स। उसको डील करते हुए समय में मैंने उस टाइम पे भी आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था। बट मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं जल्दी से, क्योंकि इस चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट का यूज होना है। तो चैप्टर का नाम है सर वर्क एनर्जी पावर, एंड इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को फिर से हम याद करें तो मैंने आपसे बोला था कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, लेट्स से दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज थीटा। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर है, एक का नाम है ए वेक्टर, दूसरे का नाम है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है
ए डॉट बी। अच्छा सर, मैं आपको ये दोबारा अभी नहीं बोलने वाला हूं कि क्यों डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, नहीं लेते हैं। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद दिला रहा हूं कि ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ए बी cos थीटा। दूसरी बात कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट, अगर किसी भी दो वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो जो रिजल्ट मिलेगा मुझे, जो क्वांटिटी का मुझे रिजल्ट आएगा, दैट वुड ऑलवेज बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो भाई ये रिजल्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी। दूसरी बात, डॉट प्रोडक्ट के साथ अगर आप देखो तो अगर मान लो कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस क्या इफ द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन सो दैट देयर थीटा इज 0, दैट मींस द टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो सर ए डॉट बी की जो वैल्यू है सर वो सिंपली ए बी होगी एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट व्हिच इज पॉसिबल। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तब हमें मिलेगा जब हमारे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। अच्छा सर, इसी तरह से इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मींस इफ द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी एंटी पैरेलल, ये सब लिखना नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। तो ए डॉट बी अगर यहां पर लिखोगे तो दैट विल बी ए बी cos 180। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट एंड इन दिस केस ऑफ कोर्स आई कैन क्लेम दैट दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मिनिमम, है ना, इन दैट सेंस, क्योंकि ये माइनस ऑफ ए बी आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा इज 90, तो ए डॉट बी इस केस में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इस केस में एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, दैट विल एग्जैक्टली बिकम इक्वल टू 0, दैट वुड एग्जैक्टली बिकम इक्वल टू 0। तो दीज आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट सिंपल सी बात यह है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नथिंग बट ए बी cos थीटा। ये याद आ गया। अब एक और चीज याद दिला दूं जल्दी से मैं। अच्छा सर, अगर मैं किसी भी वेक्टर को उसके तीन कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर ऐसे लिखा जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ ए वाई जे कैप, याद आ रहा है, प्लस ऑफ ए जेड के कैप। मैंने इसमें बोला था कि ए एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। मैंने आपको बोला था वेक्टर का कंपोनेंट लेते टाइम पे भी कि अ वेक्टर कैन बी मैक्सिमम रिजॉल्व्ड अलोंग थ्री डिफरेंट एक्सिस, one is x, another one is y and the third one is z। ठीक है, तो a वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ऑफ ए जेड के कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दीज आर द टू वेक्टर्स, है ना। अगर इस सिचुएशन में यहाँ पर थीटा तो गिवन नहीं है, आपको वेक्टर उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं जिसको कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। अगर इसमें a डॉट बी लिखना है तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ऑफ ए वाई बी वाई प्लस ऑफ ए जेड बी जेड। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन मैं आपको इधर बता देता हूं। याद रखिएगा कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब आई डॉट आई की वैल्यू भी 1 होती है, जे डॉट जे की भी वैल्यू 1 होती है और के डॉट के की भी वैल्यू 1 होती है। अगर सेम यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट विल बी 1। लेकिन सर अगर आई डॉट जे हो तो रिजल्ट इज 0, इसी तरह से जे डॉट आई होगा तो भी रिजल्ट 0 हो। मतलब ऐसे दो यूनिट वेक्टर हो जिनके बीच का एंगल 90 है तो रिजल्ट 0 होगा। ऑब्वियसली आई डॉट के मतलब एक x तो दूसरा z, या k डॉट आई एक z तो दूसरा x, तो रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह से k डॉट j हो सर या j डॉट k हो सर, सच दैट के दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 0। ठीक है, तो इसीलिए ये अगर आप इस तरह से दो वेक्टर गिवन है और उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपका रिजल्ट जस्ट रिड्यूसेस टू दिस। मतलब x वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, x वाला कंपोनेंट अगर y वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, x वाला कंपोनेंट z वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। रीजन मैंने यहाँ शो कर दिया है। सर सबको याद आ गया? सर एक बार हाँ ना बोलो, बिकॉज आई एम अनेबल टू सी कौन कौन कनेक्टेड है नहीं है अभी फिलहाल, तो इसलिए मुझे बता दीजिए कि सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको याद दिला दिया कि व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दिस कांसेप्ट इन दिस चैप्टर ऑफ वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, और स्पेशली हम वर्क में तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ही। अब आते हैं हम इस चैप्टर पे। आप लोगों ने वर्क सुना है, 9th में भी सुना है
पढ़ा भी है, एंड यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। ठीक है, आप लोगों को शायद याद हो या ना हो, मैं याद दिला देता हूं। पहले मैं याद दिला देता हूं, फिर एक क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा। वर्क जो आपने डेफिनेशन पढ़ा था उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपने वर्क की डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है सर, डेफिनेशन सुन लिया? डेफिनेशन सुन लिया सबने कि Yes. वर्क is said to be done when the point of application of force moves। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा कि सर मान लो मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, ऐसे ये वो पॉइंट है, फोर्स लगाया मैंने, ये पूरी बॉडी मूव नहीं हुई, बट ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वो कुछ ऐसा हो, मतलब ये जिस सरफेस पे मैंने फोर्स लगाया वो डिफ्लेक्ट हो गया और वो पॉइंट यहां पे आ गया। मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया था, पूरी बॉडी मूव नहीं हुई, बट ये वाला जो साइड है ना, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया है। मुझे ये बताइए कि क्या इस फोर्स ने वर्क किया या नहीं। माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये फोर्स, इस फोर्स ने वर्क करा या नहीं करा? करा सर। Yes sir, कर लिया। Yes, sir. एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। सर पूरी बॉडी मूव नहीं हुई है। सर फोर्स पूरी बॉडी में लगाया गया था, वो पर्टिकुलर पॉइंट लगाया था। मैंने लगाया है बॉडी पे, बट फोर्स आप अप्लाई करोगे तो कहीं पर तो स्पेशली आप अप्लाई करोगे ना, हाँ सर। तो सर, पूरी बॉडी। हाँ बोलिए। सर मतलब मैं कह रहा हूँ सर, हाँ वर्क हुआ है हाफ वर्क हुआ है। सर। और किसी ने कहा था? सर मैंने कहा हाँ। वर्क, हाँ वर्क, हाँ बोला सर, हाँ यस। अच्छा, हाँ वर्क हुआ है। हाँ भाई, और कोई? क्या ये बच्चा सही कह रहा है? Yes. ठीक है, ऑफ कोर्स वर्क हुआ है। ये याद रखो, वर्क होने के लिए पूरी बॉडी मूव करे, इट इज नॉट नेसेसरी। वर्क होने के लिए जहां पर भी जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है, इसीलिए वर्ड डेफिनेशन में फिर से रिपीट करूंगा, बट फिर से सुनो कि वर्क होने के लिए जहां पर आपने फोर्स लगाया, अगर वो पॉइंट मूव हो गया, ऑल्दो पूरी बॉडी मूव नहीं हुई, बट वो पॉइंट मूव हो गया, तो हम कहेंगे यस, वर्क हैज बीन डन ऑन द बॉडी। फिर से मेरी बात सुनिए, अब डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने डेफिनेशन में बोला कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स। मतलब वो पॉइंट जहां पे फोर्स अप्लाई हुआ, अगर वो पॉइंट मूव कर गया तो वर्क हुआ है भाई, चाहे पूरी बॉडी मूव करे या ना करे। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गई? अगर मान लो इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया यहां पर और ये पॉइंट भी मूव नहीं हुआ, तो फिर हम कहेंगे कि वर्क जीरो है। लेकिन जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया, अगर वो पॉइंट मूव कर गया, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है सर, है ना। इन दैट केस वर्क इज सेड टू बी डन। क्लियर? तो डेफिनेशन सबने लिख लिया। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स। डेफिनेशन सिंपली ये है कि वर्क का होना समझा जाएगा तब जब जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया वो पॉइंट मूव कर जाए। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स। वर्क is said to be done when the point of application of force moves। वर्क का होना समझा जाएगा अगर जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है वो पॉइंट मूव कर जाए तो। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो वर्क Yes, की sir. डेफिनेशन हो गई ना कि दिस इज व्हेन यू विल क्लेम दैट कि वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स और नॉट। तो ये तो वर्क की डेफिनेशन हो गई। हाँ बोलो। सर अगर इफ सपोज वो पॉइंट मूव ना करे और कोई और पॉइंट मूव कर जाए तो उसे वर्क कहेंगे? नहीं, तो उस फोर्स का वर्क तो जीरो ही माना जाएगा जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है। एंड इफ दैट पॉइंट इज नॉट मूविंग, तो द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट, उस पॉइंट का वर्क तो जीरो ही होगा। देखो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप फोर्स किसी एक पॉइंट पे लगाओ और कोई दूसरी चीज मूव कर जाए। नहीं यार, बात समझे, मैं पढ़ाऊं तुमको और ये सारा ज्ञान किसी और को मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या? सर हो सर, मतलब सोचना पड़ेगा, मतलब मैं नहीं, कैसे सोचो, मैं पढ़ा तुम्हें रहा हूं और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रही है बात, वो तुम्हारे किसी दोस्त के दिमाग में बात जा रही है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? टेलीपैथी?
ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं वो सोच रहा हूँ कि ये भी नहीं हो सकता कि आप किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगाएं और कोई दूसरा पॉइंट चल ले। विदाउट विदाउट द मोशन ऑफ द पॉइंट द अनदर पॉइंट कैन नॉट मूव। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। ये बिल्कुल मतलब ये बताओ इनफाइनाइट लेवल का एक इमेजिनेशन है कि जिसमें हमने किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगाया और दूसरा मूव कर जाए, और वही मूव ना करे जिस पे हमने फोर्स लगाया। तो इट कैन बी कॉल्ड एज स्पूकी एक्शन। स्पूकी एक्शन समझते हो? भूत प्रेत वाला एक्शन, कि वो फिर वो नेचुरल नहीं हो रहा होगा, वो कुछ बहुत मतलब जो है एबनॉर्मल कुछ हो रहा होगा, कि कोई होगा अनसीन हैंड्स जो ऐसा कर रहा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस सर। खैर, या आपको अगर फिर भी वो इशू है तो आप एक बात ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया अगर वो पॉइंट मूव नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उस फोर्स का वर्क जीरो है। सिंपल सी बात है। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग में अगर कोई दूसरा पॉइंट भी मूव कर जाए तो मुझे उससे मतलब नहीं है। पॉइंट डेफिनेशन ये है कि जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया दैट पॉइंट शुड डिस्प्लेस। समझे? हाँ सर। ठीक है, मतलब डेफिनेशन यही है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेस होना जरूरी है। अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हुआ तो हम कहेंगे वर्क नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। बाकी कोई पॉइंट भी डिस्प्लेस हो रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर हाउ वी विल कैलकुलेट और हाउ वी विल मेजर दिस वर्क। भाई को फॉर्मूला तो होना चाहिए ना जिससे हम ये वर्क कैलकुलेट करें। तो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस वर्क, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब वर्क कौन करेगा? तो फोर्स करता है सर वर्क, है सर? यस सर। तो फोर्स अगर वर्क करता है बेटा तो हम बॉडी पे फोर्स लगाएंगे। विदाउट एनी डाउट वी विल अप्लाई सम फोर्स ऑन द बॉडी। तो ये जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे ये दो तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी ऑफ एनी ऑफ टू नेचर एंड एनी वन ऑफ द टू इज पॉसिबल नेचर फॉर द फोर्स। या तो वो फोर्स कांस्टेंट हो सकता है या फिर वो फोर्स वेरिएबल हो सकता है। तो वर्क कैन बी डन आइदर बाय द कांस्टेंट फोर्स और द वेरिएबल फोर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग ऑन द बॉडी। ठीक है, अगर मान लो कि कांस्टेंट फोर्स है तो फॉर कांस्टेंट फोर्स इफ वी हैव अ कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए आप याद रखिएगा कि मान लो कि इफ दिस इज अ बॉडी, ये हमारी बॉडी है, ये मान लीजिए कि हमारी एक बॉडी है और इस बॉडी पे हमने कोई फोर्स लगा दिया। ठीक है, इस बॉडी पे हमने कोई फोर्स लगा दिया इधर से ऐसे, ये फोर्स लगा दिया एफ। ठीक, या ऐसे मत लगाओ, इस फोर्स को ऐसे लगा लो। ये फोर्स हमने ऐसे लगा दिया, इनफैक्ट कुछ एंगल पे लगा दिया विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये फोर्स लगा दिया हमने थीटा और बॉडी डिस्प्लेस हो गई, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई। तब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो सर, मुझे एक बात बताओ कि बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई है उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट एक्ट कर रहा है? ऑल्दो दिस फोर्स इज एट एंगल ऑफ थीटा, तो अनडाउटेडली मैं ये कह सकता हूँ कि इस फोर्स को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, और मान लीजिए कि ये एफ कॉस थीटा है और एफ साइन थीटा है। जाहिर सी बात है, ये बात सबको क्लियर है? प्लीज टेल मी कि मैंने पहला काम क्या किया, मैंने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है ना। अब बच्चे मेरे मेरे प्यारे बेटे, ये जो बॉडी डिस्प्लेस हुई है इट इज डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जो बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई है दिस हैज बीन डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑब्वियसली एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो हम कहते हैं कि वर्क विल बी सिंपली इक्वल टू work done by the force of f cos theta because the displacement is only along f cos theta. So work done by this force will be exactly equal to f cos theta multiplied by x. Did you understand? Yes. Work done would be equal to f cos theta multiplied by x. सर आपने f sin theta का वर्क क्यों नहीं लिया? बिकॉज जिस डायरेक्शन में f sin theta लग रहा है या एक्ट कर रहा है बॉडी पर, उस डायरेक्शन में हमारी बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो इसीलिए हम सिंपली कौन सा फोर्स कंसीडर कर रहे हैं? f cos theta। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी।
तो इसका मतलब है कि सर हम वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं सर, एक बात बताइए कि बिकॉज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तो एफ डॉट एक्स लिख सकते हैं या नहीं? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि मैथमेटिकली मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब है मैथमेटिकली मैं ये कह सकता हूं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वन इज फोर्स वेक्टर एंड अनदर वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। कि मैथमेटिकली मैं कह सकता हूं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वन इज फोर्स वेक्टर अनदर वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, हेंस वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, what is the SI unit for the work done? SI unit for the work is joule. सिंपली हम इसके लिए कैपिटल जे या जे लिख लेते हैं जैसे भी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। नोट कर लिया फॉर्मूला? सर सर वो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा। सर अगर यही फोर्स लगाने में ये चीज ऊपर को मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती तो हम उसमें क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट तो आएगा ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट ही आएगा। और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली इसलिए आता है क्योंकि वर्क जो होगा ना, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा ये चाहे अगर वो फोर्स भी वर्क कर रहा होता तब भी वो डॉट ही प्रोडक्ट माना जाता। नहीं, यही बात समझ में? सर अगर ये वाला फोर्स भी वर्क करता तब भी डॉट ही प्रोडक्ट लिया जाता इस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। सर बट जैसे अभी सर मुझे पहले एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने वर्क डन लिखा एफ cos थीटा एक्स, मतलब आपने जैसे क्योंकि अगर हम एफ इंटू एक्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसे समझ गया मैं, तुम्हारा डाउट मैं समझ गया कि सर अगर ये मान लीजिए एफ साइन थीटा के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता तो आप लिखते एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो एफ एक्स साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि डिपेंडिंग ऑन, ये तो आपके समझने की बात है ना। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे कह दूं, फॉरगेट अबाउट दैट, मैं आपसे ये कह लूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा या नहीं? ये सर हो जाएगा। तो वो तो सिंपल सी बात है। हाँ सर। लिख लिया फॉर्मूला सबने? और सर Yes, एक sir. और बात, Yes, sir. प्रोडक्ट कब लेते हैं और हाँ डॉट बोलो। देखो उसका कोई वो नहीं है कि कब लेते हैं, वो बेसिकली क्वांटिटीज बनाई हुई हैं और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वांटिटी के वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर, हमें डॉट या क्रॉस हमें याद रखना होता है। एक्चुअली में उसका हमारे पास सच कोई रूल नहीं है कि व्हेन टू टेक डॉट और व्हेन टू टेक क्रॉस। ठीक है, मतलब आपको जैसे जिस क्वांटिटी के बारे में कहा जाए कि वो डॉट है और जिस क्वांटिटी के बारे में कहा जाए वो क्रॉस है, उसको उसी तरह से आपको याद रखना है। मतलब देयर इज नो रूल फॉर दैट। ओके सर। ठीक है, ये बात ऐसी है कि सर हमें सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि रटवा दिया गया कि भाई ये ऐसा क्रॉस होगा, ये डॉट होगा। तो वो डिपेंड करता है चीजों पर, वो मैथमेटिकली कुछ चीजों को आप समझ पाओगे आगे जाके जब आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। अभी फिलहाल तो आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि भाई ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, तो मूविंग ऑन। हाँ जी बताइए। सर ये तो फोर्स का एक डायरेक्शन था, तो फिर भी वो स्केलर क्यों हुआ? Force has direction, of course force has direction, that is why it is a vector. Displacement also has a direction, that is why it is a vector. But the result of these two, if we multiply force and displacement, the result of the two is coming out to be a scalar quantity. मतलब ये जो वर्क हमें मिल रहा है वो एक ऐसी क्वांटिटी मिल रही है या ऐसी क्वांटिटी मानी गई है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो कि मैं लिखता हूं कि आई हैव डन 100 जूल ऑफ वर्क, तो मैं यहाँ पर कोई डायरेक्शन तो नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि आई हैव डन दिस मच ऑफ वर्क। तो मतलब ये जो वर्क है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने किस डायरेक्शन में ये वर्क किया है। समझ रही हैं? यस सर। तो दैट इज वाई इस वर्क को हमने स्केलर की तरह ट्रीट किया। अब ये स्केलर मिला कब? ये स्केलर मिला तब जब हमने दो फोर्स को मल्टीप्लाई किया, सॉरी दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर ये स्केलर मिला, तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं?
इसको हम डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अगर यही दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर एक ऐसी क्वांटिटी हमें मिलती जिसमें हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती, जिसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती, तो फिर उस केस में है ना, फिर उस केस में हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे होते अगर कोई ऐसी क्वांटिटी मिलती तो। जैसे फॉर एग्जांपल आगे हमें मिलेगा टॉर्क, टॉर्क मतलब रोटेटिंग फोर्स। तो टॉर्क के केस में हम ये मानेंगे सर, टॉर्क के केस में हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई टॉर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। समझ रहे हैं आप? टॉर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए तो हमें उसको एज अ वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मानते हैं। बट यहाँ पर वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड से ही काम चलेगा, डायरेक्शन की हमें कोई जरूरत, वी डोंट नीड द डायरेक्शन टू डिफाइन द वर्क, ठीक है।